मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, और यह कथा शिल्पी शरतचंद्र जी की जीवनी है। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के प्रथम पर्व के सभी अध्यायों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इसके साथ ही मैं आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के 16वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के अध्याय 17 देहाती समाज और आवारा श्रीकांत का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अचानक तार आ जाने के कारण शरद को छुट्टी समाप्त होने से पहले ही और अकेले ही रंगून लौट जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि आते ही उसने अपनी प्रसिद्ध रचना पल्ली समाज पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन गृहिणी के न रहने के कारण उसे बहुत असुविधा होती थी। इसलिए कुछ ही दिन बाद उसने प्रमथ को लिखा, चाहता हूं इनको भेज ही दूं, मेरा काम नहीं चल रहा है। इनकी तो भूख प्यास और नींद सब बंद हो गई। इनके न आने से लिखना नहीं हो सकता, मेस में नहीं होता। सब देखना चाहते हैं, इसलिए सब उत्पात होता है। मैंने जिस हालत में बहुत लिखा है, ठीक वैसी हालत न होने पर कुछ नहीं होता। वह अपने पात्र और घटनाएं किस प्रकार वास्तविक जीवन से लेता था, पल्ली समाज इसका एक और उदाहरण है। इसमें सौदाह और प्रायश्चित की घटनाएं आती हैं। उन दिनों बंगाल में दमे आदि कई रोगों के रोगियों को प्रायश्चित कराने की प्रथा थी। उसी की चर्चा करते हुए उपन्यास का एक पात्र गोपाल सरकार रमेश से कहता है, इस लड़के के बाप द्वारका चक्रवर्ती 6 महीने से दमे की बीमारी के कारण खाट पर पड़े थे। आज सवेरे वे मर गए। उनका प्रायश्चित नहीं हुआ था, इसलिए कोई उनकी लाश नहीं छूना चाहता। इस समय वह करना बहुत आवश्यक है। कामिनी की माँ 6 महीने से बराबर इस गरीब ब्राह्मण परिवार की सहायता करती आ रही है, और इसी में वह अपना सर्वस्व लगा चुकी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वह इस लड़के को लेकर आपके पास आई है। रमेश ने कुछ देर तक चुप रहकर पूछा, अब तो 2 बज रहे हैं। अगर प्रायश्चित न हो तो क्या मुर्दा पड़ा ही रहेगा? सरकार ने हंसकर कहा, बाबूजी, और उपाय ही क्या है? शास्त्र के विरुद्ध तो काम हो ही नहीं सकता, और फिर इसमें गांव के लोगों को ही क्या दोष दिया जा सकता है? जो हो, मुर्दा पड़ा नहीं रहेगा। जिस तरह से हो, इन लोगों को काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो भीख मुड़कर कामनी की माँ और कहीं भी गई थी। लड़के ने मुट्ठी खोलकर 1 चवन्नी और 4 पैसे दिखा दिए। कामनी की माँ ने कहा, चवन्नी तो मुखर्जी के यहाँ से मिली है और 4 पैसे हलदार ने दिए हैं, लेकिन 9 चवन्नियों से कम में तो काम नहीं चल सकता। इसीलिए बाबूजी, अगर... रमेश ने जल्दी से कहा, अच्छा तुम लोग घर जाओ, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इंतजाम करके आदमी भेजता हूं। इस घटना का चित्रण करते समय शरद को अपने एक नाना महेंद्रनाथ की मृत्यु की निश्चित ही याद आई होगी। बहुत वर्ष पहले जगद्धात्री पूजा के अवसर पर जब ब्राह्मणों को परोसने के लिए नाना के घर गया था, तब मुखिया के आपत्ति करने पर इन्हीं नाना ने उसे रोक दिया था।
इन्हीं की मृत्यु पर ब्राह्मणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वे बीमार थे, जुगर के साथ रक्त उभरता था। कविराज ने बताया, रक्त पित्त है। पुरातन पंथियों के मुखिया लोग खूब आने जाने लगे। हालत निरंतर खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन मुखियाओं में से कोई नहीं आया। आया उनका संदेश, जल्दी से प्रायश्चित कर डालो, नहीं तो 100 दाह के साथ मुसीबत होगी। कैसी मुसीबत? रोगी के रक्त उभरता है, उसे कोई छुएगा नहीं। घर में चारों ओर मौत की छाया मंडरा रही थी। सभी दुखी थे। इस बात पर किसी बड़े ने कान नहीं दिया। फिर भी कानाफूसी चलती रही। महेंद्रनाथ ठीक नहीं हो सके। अष्टमी को उनकी मृत्यु हो गई। विपक्षी दल शायद यही चाहता था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अष्टमी के दिन फतवा जारी कर दिया। फलस्वरूप 100 दाह के लिए लोगों को ढूंढना एक समस्या हो गई। शमशान भूमि वहां से 3-3.5 मील दूर थी। रास्ता भी सुगम नहीं था। गांगुली परिवार मुसीबत में पड़ गया। लेकिन शरद के छोटे नाना अघोरनाथ साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हिंदू शास्त्र तो कामधेनु है, जो चाहोगे वही मिलेगा। नाना मुनियों के नाना मत है, डरो नहीं, व्यवस्था निश्चित ही होगी। और अंत में व्यवस्था हुई। तर्क रत्न महोदय ने कहा, वह साला काव्य तीर्थ, वह न्याय क्या जाने, उसको हर्ष दीर्घ का ज्ञान तो है नहीं। अष्टमी, चतुर्दशी, शनिवार और मंगलवार को जीवित देह का प्रायश्चित नहीं होता। मुर्दे को सड़ने देना हिंदू शास्त्र के न्याय के विरुद्ध है। यह नहीं हो सकता। युक्ति सबसे बड़ी है। युक्तिहीने विचारेतु धर्महानि प्रजायते। तर्क रत्न ने व्यवस्था लिख दी और उनके शिष्य ने आकर प्रायश्चित करा दिया। तब घर से 100 उठाया गया। इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया और कथानक के विकास की चर्चा करते हुए शरत ने अपने एक मित्र से कहा था, पल्ली समाज को मैंने दूसरे ढंग से खत्म कर दिया। उस दिन जिस तरह से समाप्त करके भेज रहा था, वह अच्छा न लगने के कारण उपसंहार दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं यह अवश्य बता दूं कि सरस शब्द से जो मैं अर्थ समझता हूं, यह कहानी उसके पास भी नहीं फटकती। बहुत ही किरकिरापन लिए हुए पदार्थ से इसका ताना बना बुना गया है। चलो, 2-1 इंटरेस्टिंग कहानियां भी होनी चाहिए। निबंध तो बहुतेरे पढ़ते हैं। एक और पत्र में उसने लिखा, मेरी तो इतनी इच्छा है कि लोग गांव की बातों में दिलचस्पी लें। इस पुस्तक में एक मूल बात यानी विवाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इच्छा है कि इस प्रसंग को मैं किसी दूसरी पुस्तक में उठाऊं। वहाँ पल्ली समाज को लोगों ने किस रूप में लिया, मैं नहीं जानता, जानना चाहता हूँ। पल्ली समाज में केवल दुख दैन्य से पीड़ित, संकीर्ण सांस्कृतिक घेरे के भीतर बधे हुए, परंपरा प्रचलित कुसंस्कारों से घिरे हुए बंगाल के निम्न मध्यवर्गीय देहाती समाज का सीधा साधा यथार्थ चित्रण है। शरद का बचपन और यौवन का भी कुछ समय गांव में ही कटा था। गांव को वह प्यार करता था। उसी के आधार पर उसने इस पुस्तक की रचना की। लेकिन उसने इस बात को स्वीकार किया है कि गांव के बारे में गांव के लोगों को ही लिखना चाहिए। कलकत्ता नगर के बड़े लोगों के कल्पना करके लिखने से वह कहीं अधिक सत्य होगा। गांवों में फैले अज्ञान का प्रतिकार ज्ञान के विस्तार से ही हो सकता है। जो यह काम करना चाहते हैं, उन्हें गांव से दूर विदेशों में जाकर मनुष्य होना होगा। लेकिन काम करना होगा गांवों में बैठकर ही, और गांवों के अच्छे बुरे लोगों से भली भांति मेल करके। वर्मा में पल्ली समाज का स्वागत हुआ, पर कलकत्ता में तीव्र आलोचना हुई।
विधवा रमा रमेश से क्यों प्रेम करने लगी, इस पर नाना प्रकार के लोगों ने नाना प्रकार के आक्षेप किए। साहित्य के एक प्रवीण समालोचक ने साहित्य की स्वास्थ्य रक्षा नामक ग्रंथ में रमा का इस तरह तिरस्कार किया है। ठकुरानी, तुम बुद्धमती हो ना, अपनी बुद्धि के जोर से पिता की जमींदारी का शासन प्रबंध कर सकी और तुम ही अपने बाल्य सखा पर पुरुष रमेश को प्यार कर बैठी, यही तुम्हारी बुद्धि है? छी! आक्रमण का एक और भी पक्ष है। रमा और रमेश में जब इतना प्रेम हो गया था तो लेखक उनका विवाह क्यों नहीं करा सका? शरत ने इन सब अभियोगों का उत्तर देते हुए लिखा है, पल्ली समाज नाम की मेरी छोटी सी पुस्तक है। उसकी विधवा रमा ने अपने बाल्य बंधु रमेश को प्यार किया था। इसके लिए मुझे बहुत झिझकियाँ और तिरस्कार सहना पड़ा है। एक विशिष्ट समालोचक ने ऐसा अभियोग भी लगाया है कि इतनी दुर्नीति को प्रश्रय देने से गांव में कोई विधवा नहीं रहेगी। मरने जीने की बात कही नहीं जा सकती। प्रत्येक पति के लिए यह गहरी दुश्चिंतता का विषय है। इसका एक और पहलू भी तो है। इसको प्रश्रय देने से भला होगा या बुरा, हिंदू समाज स्वर्ग में जाएगा या नरक में, इस मीमांसा का भार मेरे ऊपर नहीं है। रमा जैसी नारी और रमेश जैसे पुरुष किसी भी समाज में दल के दल नहीं जन्मते। दोनों के सम्मिलित पवित्र जीवन की कल्पना करना कठिन नहीं है, किंतु हिंदू समाज में इस समाधान के लिए जगह न थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इतने बड़े महाप्राण नर नारी इस जीवन में विफल, व्यर्थ और पंगु हो गए। मनुष्य के बंद हृदय द्वार तक वेदना की यह खबर अगर मैं पहुंचा सकूं, तो इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं करना है। इस लाभ हानि को खतिया कर देखने का भार समाज का है, साहित्यिक का नहीं। रमा के व्यर्थ जीवन की तरह यह रचना वर्तमान में व्यर्थ हो सकती है, किंतु भविष्य की विचारशाला में निर्दोष के लिए इतनी बड़ी सजा का भोग एक दिन किसी तरह मंजूर न होगा। यह बात मैं निश्चय के साथ जानता हूँ। यह विश्वास यदि न होता तो साहित्य सेवी की कलम उसी दिन वही संन्यास ले लेती। पल्ली समाज के अतिरिक्त वह अपने 2 और उपन्यासों पर काम कर रहा था, गृहदाह और श्रीकांत। गृहदाह के संबंध में बहुत से प्रवाद प्रचलित हो गए थे और इसका कारण वह स्वयं ही था। कब क्या बात कह देता था और कब उसका खंडन करके दूसरी बात कह देता था, यह शायद वह जानबूझकर ही करता था। ऐसा करने में उसे आनंद आता था। एक पत्र में उसने लिखा, इस कहानी का भाव गोरा के परेश बाबू से लिया गया है, अर्थात अपने कहने के लिए यह अनुकरण है पर पकड़ा नहीं जा सकता। सामाजिक पारिवारिक कहानी है। मेरे मन में बड़ा उत्साह है कि सुंदर होगी, पर क्या से क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार के पत्रों से एक बात को निश्चय ही बल मिलता है कि वह रविंद्रनाथ से अत्यंत प्रभावित था, किसी सीमा तक आक्रांत था। कोई भी रचना करते समय उसकी उपचेतना में निश्चय ही यह बात घुमड़ती रहती थी कि यह रचना रविंद्रनाथ की अमुक रचना से अच्छी होनी चाहिए, या कम से कम उनके जैसी तो होनी ही चाहिए। बार बार उसने अपने मित्रों को लिखा, मुझसे तभी रचना मांगी जाए जब यह विश्वास हो जाए कि रविंद्रनाथ को छोड़कर ऐसी रचना और कोई नहीं कर सकता। उसके अंतर की यह विचित्र मनोग्रंथि उससे इस प्रकार के अनेक काम करवाती रहती थी। कलकत्ता लौटने के पूर्व श्रीकांत का सृजन भी आरंभ हो चुका था और वह भारतवर्ष में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। उसकी दूसरी रचनाओं की तरह इनका आरंभ भी दफ्तर में ही हुआ था। उसकी प्रारंभिक कहानियों के साथ
जिस प्रकार योगेंद्रनाथ सरकार का नाम जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार श्रीकांत के साथ कुमुदिनी कांत का नाम जुड़ा है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि इस उपन्यास में श्रीकांत वह स्वयं है और राजलक्ष्मी उसकी प्रेयसी है। इस राजलक्ष्मी की खोज में न जाने कितने लोग पागल हो गए, लेकिन उसकी खोज खबर कोई नहीं पा सका। पाता कैसे? वह तो लेखक की कल्पना मात्र थी, अतृप्त कामनाओं की कल्पना। उसने अपने बचपन की साथिन धीरू को आधार मानकर पहले देवदास की पारो और फिर श्रीकांत की राजलक्ष्मी का चित्रण किया। सुना यह भी गया कि धीरू का वास्तविक नाम राजलक्ष्मी ही था। यौवन के प्रथम चरण में उसका जो एक प्रेम असफल हो गया था, उसकी नायिका भी तो राजलक्ष्मी हो सकती है, और मुजफ्फरपुर की राजबाला क्यों नहीं हो सकती? इस प्रकार अनेक व्यक्तियों ने स्वयं ही अनेक प्रकार की बातें नहीं कही हैं। उसके मुख से भी न जाने क्या क्या कहलवाया है। कुछ व्यक्ति हिरणमयी देवी को ही राजलक्ष्मी मानते हैं। प्यार से उसने कभी उन्हें लक्ष्मी कहकर पुकारा होगा। बस उसी के आधार पर उन्हें राजलक्ष्मी मान लिया गया। एक मित्र ने उससे यहाँ तक कहा, विवाह करके इस महान प्रेम की आपने अमर्यादा की है। जो कभी पुण्य भागीरथी का निर्बंध स्वच्छ जल था, उस पर बांध बांध कर आपने उसे तालाब और गड्ढे का रूप दे दिया है। कई क्षण मौन रहकर शरत ने इतना ही कहा, और कोई रास्ता भी तो नहीं था, लेकिन मैंने उसे छोड़ा तो नहीं। क्या इसे सत्य माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। अगर यह बात सत्य होती तो शरत अपने एक पत्र में यह क्यों लिखता? राजलक्ष्मी कहाँ मिलेगी? वह तो सब मनगढ़ंत झूठी कहानी है। श्रीकांत केवल एक उपन्यास मात्र ही तो है। झूठी अफवाहें न सुनना ही बेहतर है। लेकिन जो खोज करने वाले थे, वे इस निषेध से कैसे चुप रह सकते थे? वे हिरणमयी देवी के पास जाते और पूछते, आप ही राजलक्ष्मी हैं? ऐसे प्रश्न सुन सुनकर वह इतनी दुखी हुई कि लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। बेचारी न तो श्रीकांत की राजलक्ष्मी की तरह रूपसी ही थी और न ऐश्वर्यमयी। नृत्य गान तो क्या, बातचीत करने में भी इतनी चतुर नहीं थी। वह अत्यंत साधारण, सरल और अशिक्षित, पर धर्मशिला, पतिव्रता और सेवापरायण महिला थी। शरद बाबू के प्रति उनमें अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। उस दिशाहारा, निराश्रित व्यक्ति का जीवन सुखी बनाने में अपनी दृष्टि और अपनी समझ में उन्होंने कुछ भी उठा न रखा था। वह सही अर्थों में अर्पिता थी, भावुक अर्पिता, जो प्रायः अति का शिकार हो जाती है। लेकिन यह उन्हीं की तपस्यामयी श्रद्धा का परिणाम था कि जो शरद अपने यौवन में उपेक्षा और अपमान के कारण दिशाहारा होकर जीवन को व्यर्थ कर रहा था, वहीं पहले शांति देवी और फिर हिरणमयी देवी का संपर्क पाकर प्राणवान साहित्य का प्रणेता बना। वह तेजपुंज था, और तेजपुंज को नारी का स्पर्श चाहिए ही, नहीं तो वह तेज न केवल उसी को भस्म कर देता है, बल्कि उसके आसपास भी जो कुछ होता है उसको भी दिशाभ्रष्ट और नष्ट करता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि श्रीकांत उन्हीं के समान आवारा है, और इस उपन्यास में वर्णित अनेक घटनाएं सत्य के आधार पर लिखी गई हैं। अपने एक मित्र से इसकी चर्चा करते हुए उसने एक बार कहा था, आप मेरा उपन्यास पढ़ते समय कृपया घटना और परिस्थिति पर जोर न दें। मैं घटना को उपन्यास की असली वस्तु नहीं मानता। मेरा एकमात्र उद्देश्य चरित्र सृष्टि है। उसके साथ साथ घटना स्वयं ही आ जाती है, चेष्टा नहीं करनी होती। मेरे चरित्रों के अंतराल में कौन कौन से स्थल यथार्थ हो सकते हैं, वे चित्र की पृष्ठभूमि के रूप में ही हैं, इससे अधिक नहीं।
इन घटनाओं को लेकर उसने अपने एक और मित्र से इस बात को स्वीकार किया कि श्रीकांत में उसकी अपनी कथा कुछ तो है ही। जीवन की किसी घटना को साहित्य के स्तर पर लाते समय कभी कभी खंड खंड घटनाओं को समृद्ध करने अथवा पूर्ण रूप से कहानी का रूप देने के लिए कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। उसने कहा, तुम शिक्षक हो, मान लो तुम एक विद्यार्थी को अपना गांव विषय पर एक निबंध लिखने को कहते हो। उस गांव में न कोई नदी है न कोई मंदिर, पर वह अच्छे नंबर पाना चाहता है। अब सोचो वह क्या करेगा। आसपास के गांव में जो नदियां जो मंदिर उसने देखे हैं उन्हीं को अपने गांव से संबद्ध करता हुआ वह निबंध लिखेगा। साहित्य के संबंध में भी वही बात लागू होती है। यहाँ श्रीकांत में वर्णित कुछ घटनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें एक पात्र है इंद्रनाथ। वह श्रीकांत का बचपन का साथी है। एक दल कहता है शरत ने भागलपुर के अपने बचपन के साथी राजेंद्रनाथ मजमूदार उर्फ राजू को ही इंद्रनाथ के रूप में चित्रित किया है। राजू और इंद्रनाथ दोनों की प्रकृति एक सी ही है। स्वयं शरत ने भी इस बात को स्वीकार किया है। दूसरा दल मानता है कि इंद्रनाथ शरत की जन्मभूमि देवानंदपुर के सतीश चंद्र भट्टाचार्य के अतिरिक्त और कोई नहीं है। गांव में रहते हुए शरत सतीश के संपर्क में आया था। यद्यपि बहुमत राजेंद्रनाथ के पक्ष में ही है, लेकिन फिर भी यह मानने में क्या हानि है कि शरत ने इंद्रनाथ का चरित्र चित्रण वास्तविक जगत के दो व्यक्तियों के आधार पर किया था। इसी प्रकार अन्नदा दीदी के वास्तविक अस्तित्व से भी शरत ने इनकार नहीं किया। वह देवानंदपुर की रहने वाली उसकी नाते की एक बहन थी या भागलपुर की कोई लड़की, यह प्रश्न असंगत है। नाम बदलकर बहुत से वास्तविक स्थान भी श्रीकांत में वैसे के वैसे ही आए हैं। अनेक घटनाओं को उसने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित भी कर दिया है। उसकी लेखनी के चमत्कार ने उन्हें इतना मनोरम बना दिया है कि सत्य क्या है यह पता लगा लेना असंभव हो गया है। अपनी प्रकृति का स्वयं चित्रण करना दुस्तर कार्य है। किसी भी वस्तु को अच्छी तरह देखने के लिए, अच्छी तरह जानने के लिए कुछ दूरी और अलगाव अत्यंत आवश्यक है। आँख के सबसे पास रहने पर क्या उसको सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है? एक चित्रकार के लिए अपनी आकृति आंकना जितना कठिन है, लेखक के लिए भी अपना चित्रण करना उतना ही कठिन है। श्रीकांत के चरित्र में शरत ने अपने को चित्रित किया है या नहीं, इसका यदि सीधा उत्तर देना हो तो यही होगा कि यदि चीनी को संदेश कहा जा सकता है तो अवश्य किया है। अन्यथा सत्य इतना ही है कि बीच बीच में झलक मात्र मिल जाती है। वह चरित्र सृष्टि को ही उपन्यास में महत्वपूर्ण मानते थे। घटनाएं तो अनायास ही आ जाती थी, कहीं कहीं वास्तविकता दिखाई दे सकती है, लेकिन वह मात्र चित्र सृष्टि की पृष्ठभूमि के रूप में होती है। सभी लेखक अपनी अभिज्ञता के सहारे लिखते हैं। इस प्रकार उनकी हर रचना ही उनकी अपनी जीवनी है। लेकिन शरत उपन्यास के माध्यम से छद्म रूप में आत्मचरित्र लिखना कायरता मानता था। बहुत दिन बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री इलाचंद जोशी से उसने कहा, जिन लोगों में जीवन को व्यापक और गहरे रूप में देखने की शक्ति नहीं है, जो अपने अहम की चार दीवारी के बाहर झांककर जीवन के सिंहावलोकन का दम नहीं रखते, वे अपनी कला में निरपेक्षता लाने में असमर्थ हैं। वे ही जीवन की गुप्त कथा को उपन्यास का रूप देते हैं। उसने स्पष्ट कहा, श्रीकांत में जीवन के उन्हीं रूपों का वर्णन मैंने किया है जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, और उन्हीं चरित्रों को मैंने लिया है जिनका अध्ययन निकट से करने का अवसर मुझे मिला है।
पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह मेरा आत्मचरित है। फिर भी मुझे लोगों की यह धारणा जानकर प्रसन्नता ही होती है, क्योंकि उससे प्रमाणित होता है कि मेरे पात्र पाठकों को सजीव लगते हैं और मेरा जीवन वर्णन और चरित्रांकन यथार्थ जीवन के बहुत निकट है। मामा सुरेंद्रनाथ ने लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि शरदचंद्र ने साहित्य में अपने को जितना प्रकाशित किया है, जीवनी के रूप में उतना ही यथेष्ट है। स्वतंत्र जीवन चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन शरदचंद्र ने तो साहित्य में अपने को अद्भुत रूप से छिपाया है। जो यह बात नहीं जानते उनसे भूल होना स्वाभाविक है, जैसा कि प्रत्येक रचना के साथ होता था। श्रीकांत के संबंध में भी वह आश्वस्त नहीं था। अपने प्रकाशक को उसने लिखा था, श्रीकांत की भ्रमण कहानी सचमुच छापने के योग्य है। ऐसा मैंने नहीं समझा था, अब भी नहीं समझता, पर सोचा था कि शायद कोई छाप दे, इसी आशा से लिखा था। उसके प्रारंभ में ही जो श्लेष थे वे सब किसी भी दशा में आपकी पत्रिका का स्थान नहीं पा सकेंगे, यह तो जानी हुई बात है। पर दूसरी किसी पत्रिका में शायद वह आपत्ति न उठे, इसी का भरोसा था। इसीलिए आपकी मार्फत भेजा। अगर कहें तो लिखूं, बहुत सी बातें कहने को हैं, पर व्यक्तिगत श्लेष विद्रूप यहीं तक। आखिर तक सारी बातें सच कही जाएंगी। मेरा नाम किसी भी हालत में प्रकट न होने पाए। हाँ, श्रीकांत की आत्मकथा से इसका कोई संबंध तो रहेगा ही, परंतु यह मूलतः भ्रमण कहानी है। कुछ दिन बाद फिर लिखा, अगर अभय दें तो इस संबंध में एक बात कहूं। संपादक गण इस कहानी की नितांत अवज्ञा न करें। मुझे आशा है जो रचनाएं प्रकाशित होती हैं और हुई हैं, उनसे यह बहुत नीचे आसन पाने योग्य नहीं है। अनेक सामाजिक इतिहास इसके भविष्य के गर्भ में प्रच्छन्न है। मेरी बहुत चेष्टा और यत्न की यह वस्तु कम से कम मित्रों से कद्र पाने योग्य जैसी ही है। हाँ, प्रारंभ खराब है। हर यथार्थ में अच्छी चीज का प्रारंभ खराब होता है। यही मेरी कैफियत है। क्या अब की बार छपेगी? हाथ की लिखावट को छपे अक्षरों में देखने की आशा से ही उसे भेजा है। इन पत्रों में उसने इस बात का संकेत किया है कि इस कहानी का श्रीकांत की आत्मकथा से संबंध है, लेकिन यह संबंध इतना ही है जितना एक उपन्यास का वास्तविक जीवन से होता है। मित्रों, इसमें एक जगह आया है, चीनी को संदेश कहा जा सकता है। संदेश एक मिठाई का नाम है जो छेने और चीनी द्वारा तैयार की जाती यह एक लोकप्रिय बंगाली मिठाई है। यही बात मामा उपेंद्रनाथ गांगुली ने लेखक से कही थी। अब आते हैं वाचन पर। उसका जीवन इतना रोमांचक, इतना वैविध्यपूर्ण रहा है कि श्रीकांत को पढ़कर इस भ्रम में पड़ जाना अस्वाभाविक नहीं। श्रीकांत शरत नहीं है, लेकिन दोनों की प्रकृति में अद्भुत समानता है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसे सहज भाव से आत्मजीवनी मूलक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक दिन उसने कहा था, मुझे लोग मेरी रचनाओं में खोजते हैं। कोई कहता है मैं कट्टर हिंदू हूँ, कोई कहता है नास्तिक हूँ, कोई कहता है चरित्रहीन मेरी ही कहानी है, कोई मानता है कि श्रीकांत मेरी आत्मकथा है। मुझे लेकर यह सब वितंडावाद चलता है और मैं दूर खड़ा हंसता हूँ। हर प्राणवान व्यक्ति की यही नियति होती है। जिस गांधी को लोगों ने संत कहा, उसी गांधी को ढोंगी, दंभी, धोखेबाज तक कहा। गांधी ही ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ हो सकता था। सब कुछ होने के लिए हिया चाहिए। वह हिया शरद के पास भी था। उसने जीवन में बहुत दुख भोगा भी था, बहुत सा पाप भी किया था, पर उससे ऊपर उठकर उसे अभिज्ञता में रूपांतरित करने की प्राण शक्ति भी उसमें थी।
क्योंकि वह मात्र भोक्ता ही नहीं, दृष्टा भी था। इसीलिए अंततः साहित्य की मंजिल ने उसे खोज लिया। जो परंपराओं का किसी न किसी रूप में विरोध करते हैं, वे अंतर की अज्ञात शक्तियों को मुक्त कर देते हैं। कोई नहीं जानता उनका क्या परिणाम होगा। स्वतंत्रता शक्तिशाली के लिए, योग्य के लिए ही अच्छी है। शरत में वह असीम शक्ति थी, इसीलिए वह सृष्टा बन सका। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 17 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व के आखिरी भाग अर्थात 18वें भाग दिशा की खोज का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। वह अब भी रंगून में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। दफ्तर के बधे बधाए नियमों के साथ स्वाधीन मनोवृत्ति का कोई मेल नहीं बैठता था। कलकत्ता से हरिदास चट्टोपाध्याय उसे बराबर नौकरी छोड़ देने के लिए लिख रहे थे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके लिए 100 रुपये मासिक का प्रबंध कर देंगे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि उसका हमेशा का खराब स्वास्थ्य और भी खराब होता चला गया। शारीरिक असमर्थता को जब मन का सहारा मिल जाता है तो उसके सुधरने की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह बार बार अपने मित्रों को लिखने लगा। इस बार हालत और भी खराब है। डर लगता है कि जिंदगी भर के लिए पंगु हो ही जाऊंगा। मानसिक चंचलता के कारण कुछ भी लिखने की इच्छा नहीं होती। मेरे इस लकड़ी जैसे शरीर में इस तरह की कठिन बीमारी संभव होगी, यह कभी नहीं सोचा था। फिर लिखा, यहाँ अच्छा होने की आशा नहीं है। शरीर के और अंगों को ठीक करके जगदीश्वर यदि मुझे पंगु होने की सजा देते हैं तो यही अच्छा है। बीच बीच में दोनों पैरों को बंद करके केवल हाथों से ही काम करने को कहते हैं। उसके पैर सूज जाते थे, किसी तरह ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि बर्मा छोड़ देने पर ही यह रोग दूर हो सकता है। वह अफीम बहुत खाता था, इस कारण भी उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। शायद किसी के कहने पर उसने एक बार अफीम छोड़ने की चेष्टा की थी, तब स्थिति और भी खराब हो गई थी। दोबारा खाना शुरू करने पर ही प्राण बच सके थे। जो अफीम के आदी हो जाते हैं वे सहसा उसको छोड़ नहीं सकते। इस बात की चर्चा उसने अपने एक पत्र में की है। मुझे इतना दुख शायद इसीलिए मिला है कि मैंने अफीम छोड़ने की चेष्टा की है। अब मैं कभी अफीम छोड़ने का नाम नहीं लूँगा। जब अच्छी तरह अफीम फिर से शुरू की तभी पैर अच्छा हुआ। अब थोड़ी मात्रा और बढ़ा दूं तो शायद हाथ भी ठीक हो जाए। अफीम कम करने के कारण दिमाग खाली सा हो गया था, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह भी क्या चीज़ है, आप लोगों को भी शुरू करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हर शरीफ आदमी को अफीम का सेवन करना चाहिए। अफीम की चर्चा अभी रहने दें। मजाक करने का उसका स्वभाव था, लेकिन बर्मा छोड़ देने का अब उसने निश्चय कर लिया था। उसने श्री हरिदास चट्टोपाध्याय को लिखा, आपने जो मुझे देना चाहा है वही मेरे लिए यथेष्ट है। इस वर्ष के अंदर मर नहीं जाता तो हो सकता है रुपए पैसे का कर्ज अदा हो जाए, पर कृतज्ञता का ऋण तो अदा नहीं हो सकता। मैं 1 वर्ष की छुट्टी लेने का कार्यक्रम बना रहा हूँ। यदि आप 300 रुपया भेज दें तो आने में सुविधा होगी। इस हतभाग्य स्थान को छोड़ने में आप मेरे लिए जो अतिरिक्त आर्थिक क्षति उठाएंगे उसको पूरा करने की मैं इसी वर्ष चेष्टा करूंगा। कभी कभी तो वह अहंकारी अत्यंत करुण हो उठता था। पंगु होने और रुपया भेजने की बात उसने बार बार लिखी है। अंत में श्री हरिदास ने रुपया भेज दिया और तब उसने सूचना दी कि वह 11 अप्रैल को रवाना हो रहा है। मन में इतना विमर्श है कि किसी काम में हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। लगाने पर भी अच्छा नहीं होता।
अब कलकत्ता जाकर ही वह लिखेगा। इसी समय रंगून में एक ऐसा कांड हो गया जिसने उसे वहां से चले जाने के लिए अंतिम रूप से विवश कर दिया। उसका मन दफ्तर के काम में नहीं लगता था। वह पड़ा रह जाता था और उसकी रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचती थी। कई बार उसे चेतावनी दी गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर इसी बात को लेकर एक दिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट मेजर बर्नार्ड से उसका भयंकर झगड़ा हो गया। उसने कोई फाइल मांगी थी। शरत ने उत्तर दिया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वह मेरे पास नहीं है। लेकिन खोज करने पर वह उसी की दराज में मिली। यह देखकर सुपरिटेंडेंट क्रोध से भर उठा। ऐसा होना स्वाभाविक था, लेकिन शायद कुछ अति हो गई। इतनी की द्वंद्व युद्ध की नौबत आ पहुंची। लेकिन शरत था दुबला पतला और बर्नार्ड जितना स्वस्थ उतनी ही सुगठित भी उसकी देह दृष्टि थी। काफी चोट आई शरत को। कपड़े खून से तर हो गए। रिपोर्ट बड़े साहब तक पहुंची। जांच करने पर उसने पाया कि ज्यादती बर्नार्ड की ओर से हुई है। उसने उसे तुरंत निलंबित कर दिया। बाद में सुना उस पर 90 रुपये जुर्माना हुआ और आदेश हुआ कि वसूल हो जाने पर वे रुपए शरत बाबू को दे दिए जाएं। यह भी सुना गया कि रिपोर्ट जब अकाउंटेंट जनरल के पास पहुंची तो उन्होंने शरत से कहा, तुम बर्नार्ड के बर्ताव का विरोध करने आए हो, मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, लेकिन तुम मानवता के स्तर से गिर गए हो। अगर तुम आघात के बदले आघात करते और फिर मेरे पास आते तो मैं समझ सकता। यह विवरण राय रत्ती सही नहीं हो सकता, लेकिन घटना सही अवश्य है। और यह भी सही है कि वह ऊंट की पीठ पर अंतिम तिनका प्रमाणित हुई। शरत ने रंगून छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मित्रों ने उससे कहा, तुम कहानियां लिखते हो, तुम्हारा इतना नाम हो गया है, फिर क्यों दफ्तर में पड़े सड़ रहे हो? इससे तो अच्छा यही है कि नौकरी छोड़ दो और लिखने में मन लगाओ। साहित्य में यश था, अर्थ था, लेकिन दफ्तर के कार्य की उपेक्षा अनिवार्य थी। वह अधिक परिश्रम करने का आदी नहीं था। स्वास्थ्य एकदम खराब था। उसने त्यागपत्र दे दिया। संभवतः उसकी 1 वर्ष की छुट्टी शेष थी। वह उसने ली और कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। उसके बाद वह फिर कभी बर्मा नहीं गया। लेकिन इतिहासकार इस बात को कैसे भूल सकेंगे कि कथा शिल्पी शरतचंद्र का पुनर्जन्म बर्मा में ही हुआ था। श्रीकांत, चरित्रहीन, छवि और अधिकार, सभी पर इस जीवन की अमिट छाप है। बर्मा प्रवास में वह ऐसे भी व्यक्तियों के संपर्क में आया था जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा था, परंतु उसके अधिकतर साथी महत्वहीन और अजाने ही थे। उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहन पाकर यह निर्धन, अर्धशिक्षित और आवारा युवक साहित्य के उस क्षेत्र में प्रवेश पा सका जहां महानता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बर्मा छोड़ने के पूर्व 4 महीने के भीतर ही भीतर उसकी 3 और पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। मझली दीदी और दूसरी कहानियां पल्ली समाज और चंद्रनाथ। मित्रों, मझली दीदी दिसंबर 1915 में छपी। दूसरी कहानियां पल्ली समाज 15 जनवरी 1916 ईस्वी में छपी और चंद्रनाथ 12 मार्च 1916 ईस्वी में छपी। दिशा की खोज जैसे समाप्त हो गई थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के अंतिम भाग दिशा की खोज का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, यहीं पर द्वितीय पर्व भी समाप्त हुआ। मित्रों, आप मेरे वाचन के अगले क्रम में आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत का वाचन सुनेंगे। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।